दोस्तों, मैं पायल तंवर आप सभी का BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। तो जैसा कि 17 तारीख से आपकी RRB ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम्स आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं और जिनके आने की संभावनाएं हो सकती है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, आपसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप बताएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, आप बताएंगे हॉर्वे ने। हॉर्वे ने किया था। इनका पूरा नाम क्या बताएंगे आप लोग, विलियम हॉर्वे। विलियम हॉर्वे। तो देखिए, विलियम हॉर्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। कब किया था अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे सन 1628 में किया था। सन 1628 में किया गया था। फिर देखिए, एक और आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही ऑप्शन क्या बताएंगे आप, विलियम हॉर्वे। फिर देखिए, आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें लिखा है कार्ल लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर। तो देखिए, लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपका सी ऑप्शन कौन सा है, तो सी ऑप्शन है आपका ब्राउन, मतलब हम इसको कहते हैं, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, तो इन्होंने कोशिका के अंदर, कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी कोशिका के, तो आप क्या बताएंगे, रॉबर्ट ब्राउन बताएंगे। और आपको बी ऑप्शन दिख रहा होगा कॉर्नबर्ग। कॉर्नबर्ग, तो कॉर्नबर्ग कौन थे, कॉर्नबर्ग ने क्या किया, तो कॉर्नबर्ग ने क्या किया, तो आप बताएंगे कि DNA की स्टडी की थी। डीएनए की स्टडी कर, देखिए DNA का मॉडल किसने दिया था, तो DNA का मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था। पर आगे जाकर DNA के बारे में और ज्यादा स्टडी करने वाले कौन थे, कॉर्नबर्ग थे। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था DNA के और ज्यादा स्टडी के लिए, उसे नेक्स्ट लेवल की स्टडी के लिए। तो आप बताएंगे कॉर्नबर्ग DNA से रिलेटेड है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी और लैंडस्टीनर ने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। और रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी, तो विलियम हॉर्वे ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध किससे बताएंगे आप, तो पेसमेकर कहां पर लगाया जाता है, हृदय में लगाया जाता है। हृदय में लगाया जाता है पेसमेकर। तो पेसमेकर का संबंध किससे है, क्या बताएंगे आप, हृदय से है। पेसमेकर क्या करता है, तो देखिए, जो पेसमेकर होता है, पेसमेकर को हृदय में लगाया जाता है। ठीक है, पेसमेकर क्या करता है, तो पेसमेकर इलेक्ट्रिक इंपल्स, पेसमेकर इलेक्ट्रिक इंपल्स मतलब सिग्नल्स भेजने का काम करता है ब्रेन तक। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ये हृदय को कंट्रोल करता है, हृदय पर इलेक्ट्रिक इंपल्स या सूचना भेजने का कार्य करता है। ठीक है, ये हृदय की धड़कन को ऑपरेट करने का काम करता है कौन, पेसमेकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और क्या पूछा जाता है एग्जाम के हिसाब से, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वही आ गया। देखिए, पेसमेकर का कार्य क्या है। पेसमेकर का कार्य क्या है, तो पहले तो हमको पता चल ही गया है कि पेसमेकर किस में लगाया जाता है, हृदय में लगाया जाता है, हृदय में फिट किया जाता है। तो देखिए, मूत्र बनाने का नियमन ये भी नहीं है, पाचन क्रिया का नियमन ये भी नहीं है, दिल की धड़कन का प्रारंभ करना और श्वास क्रिया प्रारंभ करना, तो श्वास से संबंधित भी नहीं है। ये किससे संबंधित है, क्या बताएंगे आप, दिल की धड़कन प्रारंभ करने से संबंधित है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए गति प्रेरक संबंधित है, तो गति प्रेरक किससे संबंधित है, ये भी किससे संबंधित है, क्या बताएंगे, हृदय से संबंधित है। ठीक है, गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो हृदय से संबंधित है। ये पेस मेकर का ही एक बोल सकते हैं अलग से नाम है, गति प्रेरक मतलब पेस मेकर हृदय से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, तो आप बताएंगे कि धमनियां। ठीक है, धमनियों की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ही हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं, या रक्तचाप या फिर ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ब्लड का फ्लो होने का प्रेशर रक्त वाहिनियों में, ब्लड प्रेशर में, ठीक है, ब्लड प्रेशर रक्त वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में, तो कौन से ब्लड वेसल्स, धमनी। ठीक है, देखिए रक्त वाहिनियां क्या करती है, तो रक्त वाहिनियां अपने अंदर से रक्त को प्रवाहित करती है। ठीक है, प्रवाहित करती है। तो आप बताएंगे, इसमें दो ऑप्शन दिया है, एक शिरा और एक धमनी, तो आप इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक होती है शिरा और एक होती है क्या, धमनी। ठीक है, शिराओं में हमेशा कैसा रक्त बहता है, तो शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनियों में हमेशा कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपसे कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है या महाधमनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी धमनी या महाधमनी कौन सी कहलाती है, क्या बताएंगे आप लोग, अयोटा धमनी। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, अयोटा धमनी है, जबकि सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, जिसको हम कहते हैं महाशिरा। ये कौन सी शिरा है, क्या बताओगे, वेना कावा। तो वेना कावा सबसे बड़ी शिरा है और अयोटा क्या है, ये सबसे बड़ी धमनी है। तो किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, आप सही ऑप्शन लगाएंगे, क्या, धमनियों की भित्तियों पर डाले गए दबाव को ही रक्तदाब कहा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय रक्तदाब क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, सोते समय रक्तदाब क्या बताएंगे आप, कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर सोते समय कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉर्विक सेवन क्या है, तो जॉर्विक सेवन एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम हृदय है। जॉर्विक सेवन क्या है, आप बताएंगे, ना तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, ना ये पेस मेकर है, ना ये कृत्रिम नेत्र है, ये एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम हृदय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, तो लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, तो ये किससे संबंधित है, क्या बताएंगे, हृदय से संबंधित है लव डव ध्वनि। हृदय से संबंधित है, तो देखिए जैसे हम हृदय बना लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये आपका हृदय है, हृदय में कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं हृदय में। ठीक है, हृदय में 4 चेंबर। ये क्या होता है, तो ये राइट ऑरिकल, या क्या कहेंगे इसको, दाया आलिंद। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बाया आलिंद। ये होगा आपका दाया नीलय राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा बाया नीलय लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, देखिए इसके और इसके बीच में, मतलब दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में कौन होता है, तो आप बताएंगे दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में कुछ वॉल्व होते हैं, और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी कुछ क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। दाएं निलय में भी वॉल्व होता है और बाएं निलय में भी एक कपाट होता है, एक वॉल्व होता है। इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं और इसे बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं।
बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये अर्धचंद्राकार कपाट होता है जिसे सेमी लूनार वाल्व कहते हैं, और ये अयोटा होता है। जैसे ही ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व से नीचे आता है तो कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? लब, लब की ध्वनि सुनाई देती है। और जैसे ही ब्लड कहाँ से बाहर निकलता है? अर्धचंद्राकार कपाट से बाहर निकलता है तो कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? क्या बताओगे? डब। ठीक है, तो सामान्य कंडीशन में लब डब की ध्वनि सुनाई देती है, और असामान्य कंडीशन मतलब जब इंसान अस्वस्थ होता है तो कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? मरमर। ठीक है, मर मर की ध्वनि सुनाई देती है। अगर उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या फिर ऑपरेशन किया हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है तो उस कंडीशन में हृदय से मरमर की ध्वनि सुनाई देती है। और नॉर्मल कंडीशन में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? लब डब की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है? तो देखिए, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड या 0.8 सेकेंड? तो आप बताएंगे क्या? 0.8 सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए, हम इधर देख चुके हैं कि ये जो हमारा हृदय है, हृदय में ऊपर से ब्लड आता है, ऊपर से हृदय में ब्लड आता है, और यहाँ से हृदय से रक्त क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो हृदय से रक्त का बाहर निकलना और अंदर आने के लिए कुछ समय लगता है। ठीक है, कुछ समय लगता है। तो आप बताएंगे कि हृदय से रक्त जब बाहर निकलता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक, जब रक्त बाहर निकला तो सिस्टोलिक प्रोसेस, और जब रक्त हृदय के अंदर आया तो इसको क्या कहते हैं हम? डायस्टोलिक प्रोसेस। तो देखिए, एक सिस्टोलिक प्रोसेस और एक डायस्टोलिक प्रोसेस, एक सिस्टोलिक प्रोसेस और एक डायस्टोलिक प्रोसेस। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रोसेस और डायस्टोलिक प्रोसेस में कितना समय लगता है? तो जब रक्त हृदय से बाहर निकलता है तो लगता है कितना? 0.3 सेकेंड, और जब अंदर आता है तो कितने सेकेंड लगते हैं? 0.5 सेकेंड लगते हैं। तो टोटल कितना बताएंगे आप? 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। हृदय स्पंदन मतलब 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है? तो हमको पता ही है। ठीक है, ऑप्शन ए है 58, गलत। 67, 67 बार, गलत है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? क्या बताएंगे आप लोग? 72 बार। क्या बताएंगे? 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो आप ये बता देंगे 72 बार धड़कता है। देखिए, वैसे भी एक धड़कन के लिए कितना समय लगता है? कितना लगाएंगे आप? 0.8 सेकेंड बताएं। एक धड़कन बनने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। तो इन्होंने क्या पूछा है आपसे कि प्रति मिनट में कितना होगा? ठीक है, तो आप बता देंगे कितना? 72 बार, 72 बार आपका हृदय धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो जैसे हम पढ़ ही चुके हैं ये कि ये हमारा हृदय है और यहाँ पर कितने कोष्ठ है? तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, हमारे मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? चेम्बर्स होते हैं। तो क्या बताएंगे? 4 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो आप बताएंगे कि नाड़ी दर जो है वो कहाँ से मापा जाता है? धमनियों से मापा जाता है। ठीक है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनियों से मापा जाता है, आर्टरीज से मापा जाता है, आर्टरीज से मापा जाता है। और धमनियों में, आर्टरीज में हमेशा कैसा रक्त बहता है? क्या बताएंगे? शुद्ध रक्त बहता है। और सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? क्या बताएंगे? अयोटा, अयोटा या ऑर्टा, ऑर्टा। अच्छा, धमनियों का रंग कैसा होता है? तो धमनियों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, एक समान रहता है। तो देखिए दौड़ते समय हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और पर बीट हमें जो एनर्जी चाहिए तो वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाता है बीपी आपका। तो आप बताएंगे दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। तो ये याद रखिएगा, कितनी बार धड़कता है, लगभग 2 अरब बार धड़कता है। कितना बताएंगे आप, 2 अरब बार धड़कता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आपसे क्या पूछा जाता है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा हृदय होता है वो एक पंपिंग ऑर्गन होता है, वो पंप करने का काम करता है और पंप करके वो शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो वो शुद्ध रक्त को अयोटा धमनी के माध्यम से सभी अंगों में ले जाने का कार्य करता है। तो आप बताएंगे कि ये एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की विशालतम ध्वनि लिखा है ना, माफ करना दोस्तों ये गलत लिखा है, यहाँ पर हम देखेंगे इसको कहते हैं क्या, विशालतम धमनी। धमनी मीन्स आर्टरी। ठीक है, तो हमारे शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है, तो धमनी विशालतम हम पढ़ चुके हैं। क्या लिखा है, ये एटार्टा लिखा है, जबकि एआर्टा होती है। ठीक है, तो आप बताएंगे एआर्टा, या इसको हिंदी में कहते हैं अयोटा। ठीक है, तो शरीर की विशालतम ध्वनि कौन सी हो जाएगी, अयोटा हो जाएगी या एओर्टा हो जाएगी। वेना कावा क्या है, तो वेना कावा एक प्रकार की वेन है, शिरा है। ठीक है, वेना कावा क्या है, शिरा है। तो शरीर की विशालतम ध्वनि कौन सी हो जाएगी, क्या बताएंगे आप, एआर्टा हो जाएगी। जबकि वेना कावा क्या है, तो वेना कावा एक प्रकार की क्या है, शिरा है। तो आप सही आंसर लगाएंगे क्या, एआर्टा। और कोशिका तो आपको पता ही है कि हमारे शरीर की इकाई कौन कहलाती है, कोशिका कहलाती है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 25%, शरीर के वजन का 7% और शरीर के वजन का 5%। तो इसका सही आंसर है शरीर के वजन का 7% इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या लगाएंगे आप, तो आप लगाएंगे शरीर के वजन का 7% होता है मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, तो एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन होता है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। तो आप बताएंगे क्या, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। तो देखिए अगर आप जैसे फीमेल है, अगर महिला है तो लगभग 4 से 5 लीटर, और अगर आप पुरुष है, मेल है, तो आप बताएंगे 5 से 6 लीटर। तो देखिए महिला और पुरुष में रक्त में डिफरेंस होता है, ब्लड में थोड़ा सा अंतर होता है, 1 से आधे लीटर का अंतर पाया जाता है मनुष्य और पुरुष और महिला के रक्त में। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप कितना बताएंगे, 5 से 6 लीटर बताएंगे। ठीक है, आपके शरीर में रक्त का आयतन। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखिए मानव रुधिर का पीएच है, तो मानव रुधिर का पीएच कितना होता है, 7.4। तो देखिए पीएच 7.4। अब देखिए पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो क्या बताएंगे आप, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल होती है
पीएच स्केल, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। पीएच स्केल की खोज किसने की थी, क्या बताओगे? सोरेनसन, सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। और पीएच 7.4 है, इसका मतलब रक्त की प्रकृति कैसी होती है? रक्त की प्रकृति कैसी होती है? अल्प क्षारीय, अल्प क्षारीय। अब ये अल्प क्षारीय क्या है, तो देखिए जैसे कि ये हमारा ये पीएच स्केल है, यहाँ बीच में होता है 7, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 14। अगर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच में है तो उसकी प्रकृति कहलाती है अम्लीय। अगर 7 से 14 के बीच में है तो उसकी प्रकृति कहलाती है क्षारीय। और अगर 7 है तो वो क्या है? वो है उदासीन, उदासीन। ठीक है, तो देखिए 7 से थोड़ी सी ज्यादा है रक्त का पीएच मान, मतलब रक्त की प्रकृति क्या है? अल्प क्षारीय है, अल्प क्षारीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है? आप बताएंगे प्लीहा, प्लीहा। ठीक है, फेफड़े नहीं करते, हृदय नहीं करता, यकृत भी नहीं करता। तो आपके शरीर में ब्लड बैंक या रुधिर बैंक का काम कौन करता है? प्लीहा करते हैं, प्लीहा करती है। अब देखिए जो प्लीहा होती है, प्लीहा को हम स्प्लीन भी कहते हैं, स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली। इसको क्या कहते हैं? तो इसको आरबीसी का मतलब लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो देखिए आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? प्लीहा है। और मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है? तो वो भी कौन करती है? प्लीहा ही करती है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत कितना होता है? कितनी भिन्नता होती है? तो पानी का जो प्रतिशत होता है प्लाज्मा के अंदर वो कितना होता है? 91 से 92% होता है पानी का प्रतिशत। अब देखिए ये जो प्लाज्मा है ये रक्त में किस रूप में पाया जाता है? ये रक्त में द्रव रूप में पाया जाता है। तो देखिए प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती है, तो पहले तो आप बताओगे प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? पानी से मिलकर बना है। दूसरा किससे मिलकर बना है? तो दूसरा ग्लूकोज, खनिज। ठीक है, खनिज। और क्या बताएंगे आप? ग्लूकोज, खनिज बताएंगे, है ना। और क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे नेक्स्ट नमक, नमक मतलब NaCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बताएंगे? तो नेक्स्ट आप बताएंगे क्या? प्रोटीन। तो देखिए प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो आप बताएंगे 91 to 92%। ग्लूकोज, खनिज और नमक का प्रतिशत कितना होता है? तो आप बताएंगे 1%। और प्रोटीन का प्रतिशत कितना बताएंगे? तो क्या बताएंगे आप? 7%। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है पानी की मात्रा, तो आप बताएंगे 91 से 92%। ये भी गलत है, ये गलत है और ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप बताएंगे कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। ठीक है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। तो देखिए हमारा जो रक्त है, रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में होता है क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक आप बताएंगे हीम, दूसरा क्या बताएंगे आप? ग्लोबिन। हीम क्या होता है? हीम होता है लोहे का यौगिक, लोहे का यौगिक। और ग्लोबिन क्या है? तो ग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। तो हमारे रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? क्या बताएंगे आप? लोहा। ठीक है, लोहा है हमारे रक्त में पाई जाने वाली धातु। ये हीमोग्लोबिन क्या है? तो ये हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? वर्णक है जो हमारे रक्त को कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम आगे।
रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो देखिए क्या क्या लिखा है, यकृत, फेफड़े, किडनी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। देखिए रक्त से हानिकारक पदार्थों का या नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को बाहर निकालने वाली कौन है? तो किडनी है, ठीक है, किडनी है। फेफड़े क्या करते हैं? तो अशुद्ध रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है, ठीक है, और ऑक्सीजन को इन कर देती है। और यकृत भी रक्त की शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। तो आप ऑप्शन में क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी ऑप्शन में लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्या लिखे, अब क्या आपसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम सारे कथन को पढ़ लेते हैं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है और शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो देखिए किडनी क्या करती है? रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। रक्त में से हानिकारक तत्वों को, हार्मफुल एलिमेंट्स को या नाइट्रोजनीकृत पदार्थों को अलग कर देती है। तो आप बताएंगे कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन को आप टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डायलिसिस। डायलिसिस, हीमोलिसिस भी नहीं होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा और पैरालिसिस भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या बताएंगे आप? डायलिसिस प्रोसेस को ही रक्त का शुद्धिकरण करना कहते हैं, ठीक है। इसे डायलिसिस प्रोसेस जो होती है वो कृत्रिम रूप से भी की जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हम देख चुके हैं कि देखिए प्लाज्मा तो हमारे रक्त में पाया जाने वाला द्रवित रूप है। हीमोग्लोबिन, आरबीसी क्या है? आरबीसी क्या है? लाल रक्त कोशिका है। डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिका है। और बचा क्या? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है, पिगमेंट है, पिगमेंट है। ये जो वर्णक है, ये जो पिगमेंट है, ये क्या काम करता है? तो ये हमारे ब्लड को लाल रंग देने का काम करता है। तो आप सही आंसर किसको लगाएंगे? हीमोग्लोबिन को लगाएंगे। हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो देखिए हम पढ़ चुके हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक बताएंगे क्या? हीम, और दूसरा बताएंगे ग्लोबिन। हीम क्या है? तो हीम है कंपाउंड ऑफ आयरन, आयरन का यौगिक, लोहे का यौगिक। और ग्लोबिन क्या है? तो ग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। तो लोहे में, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? क्या होता है? लोहा पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो आप बताएंगे ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश करना, रक्ताल्पता का निवारण और लोहे का उपयोजन, लोहे का उपयोजन। तो देखिए इन सभी में क्या काम है? मेन काम ये है हीमोग्लोबिन का कि हीमोग्लोबिन जो है ये रक्ताल्पता का निवारण करता है, ठीक है। ये खून की कमी नहीं होने देता। तो आप बताएंगे कि रक्ताल्पता का निवारण कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या जीव द्रव्य। आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कोशिका, पट्टिकाणु मतलब
प्लेटलेट्स और जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य मतलब क्या बताएंगे आप, इसको बताएंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसका महत्वपूर्ण घटक होता है, तो ये है आपकी आरबीसी, ये आरबीसी है। आरबीसी के अंदर कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो आपका सही आंसर क्या लगाएंगे आप, आरबीसी। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो हृदय है, देखिए यहां पर एक धमनी जुड़ी होती है, ये कहां तक जाती है, तो ये कहां तक जाती है, आपके सभी अंगों तक जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट आपसे क्या, ये जो आपकी होती है ये जाती है आपके लंग्स तक, फेफड़ों तक, फेफड़ों तक। और फेफड़ों से एक रक्तवाहिका निकलती है जो कहां तक जाती है, कहां तक जाती है आपके, ये कौन सा आलिंद है, ये है बाया आलिंद, बाया आलिंद, ठीक है। तो ये बाया आलिंद में जाती है और इसको क्या कहते हैं, तो देखिए ये साफ रक्त मतलब शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में लेकर जाती है, तो इसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। तो फुफ्फुसीय शिरा जो होती है वो साफ रक्त को हृदय में लेकर जाती है। तो देखिए ये रहा ऑप्शन आपका क्या, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमने 30 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। आई होप ये आपके एग्जाम के दृष्टि से, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और अब हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।